सिविक्स अध्याय 7 राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की अवधारणा और दार्शनिक आधार। मानव इतिहास में राष्ट्रवाद एक ऐसी अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक राजनैतिक चेतना के रूप में उभरा है जिसे विश्व का भूगोल बदल दिया। इसने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्यों जैसे ब्रिटिश, फ्रांसीसी व डच साम्राज्य को समूल नष्ट कर राष्ट्र राज्यों यानी नेशन स्टेट के गठन का आलीशान मार्ग प्रशस्त किया। एक बहुआयामी शक्ति। राष्ट्रवाद का चरित्र अंतर विरोधों से भरा है। एक तरफ जहां यह नागरिकों की एक साझी कड़ी में जोड़कर अत्याचारी सत्ताओं से मुक्त दिलाने का अमर उद्देश्य बनता है, जैसे कि भारत की स्वाधीनता आंदोलन, वहीं दूसरी तरफ यह संकीर्ण रूप से लेकर भीषण सांप्रदायिक दंगे, नस्लीय नफरत और राष्ट्रों के भीतरी अलगाववाद व विभाजन का खूनी कारण भी सिद्ध होता है। अतः इस विषय का दार्शनिक मूल्यांकन करना राज व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। राष्ट्र क्या है, इसके गठन के 5 बुनियादी दार्शनिक तत्व देखेंगे हम लोग। सामान्यतः लोग राष्ट्र को किसी विशिष्ट नस्ल, भाषा, धर्म या कुल का समूह मान लेते हैं, परंतु राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार विश्व का कोई ऐसा साझा कारण, जैसे कि केवल एक धर्म या एक भाषा, नहीं है जो पूरी दुनिया के राष्ट्रों पर एक समान लागू होता है। उदाहरण के तौर पे कनाडा में फ्रेंच व अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं और सभी धर्म समाहित है, फिर भी भारत एक अटूट राष्ट्र है। अतः राष्ट्र मुख्य रूप से एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के साझी चेतना और सामूहिक विश्वास के बल पर जीवित रहता है। एक राष्ट्र के भीतरी अंगों में निम्नलिखित 5 बुनियादी तत्व परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। साझी कड़ी में विश्वास। एक राष्ट्र का वजूद तभी तक संभव है जब उसके भीतरी अंगों में रहने वाले लाखों नागरिक यह दृढ़ विश्वास रखें कि वे एक साझी कड़ी के सदस्य हैं। यह कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके। यह नागरिकों के दिल और दिमाग की सामूहिक अंतरात्मा की आवाज़ होती है। साझे इतिहास की साथी। जो लोग खुद को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके भीतरी अंगों में अपने अतीत को लेकर एक साझा ऐतिहासिक बोध समाहित होता है। वे अपने पुरखों की पुश्तैनी यादों, सभ्यताओं, साझी सफलताओं और गुलामी के साझा संघर्षों, जैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। एक विशिष्ट भौगोलिक भूभाग। एक राष्ट्र के नागरिक किसी साझा भौगोलिक क्षेत्र यानी जमीन से जुड़े होते हैं। वे उस भूभाग को केवल मिट्टी का ढेर नहीं मानते, वे उसे मातृभूमि, मदरलैंड या पितृभूमि पावक नाम देकर उस पर अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे भारतीयों के लिए भारत माता का विस्मयकारी विरूपण। साझी राजनीतिक पहचान व दृष्टि। यद्यपि नागरिकों की भाषा, जाति और धर्म सर्वथा भिन्न हो सकते हैं, परंतु एक राष्ट्र बनने के लिए उनके भीतरी अंगों में एक साझा राजनीतिक विजन और मूल्य होना अनिवार्य पूर्व शर्त है। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारी साझी राजनीतिक पहचान है, जिसके आगे बाकी सारे सामाजिक विभाजन पूरी तरीके से बौने सिद्ध हो जाते हैं। साझी राजनीतिक आकांक्षाएं। एक राष्ट्र के सदस्य की यह साझा दार्शनिक आकांक्षा होती है कि वे सामूहिक रूप से अपना शासन स्वयं चलाए, जैसे कि लोकतंत्र, और कोई भी बाहरी विदेशी ताकत उनकी संप्रभु मर्जी पर अपनी दमनकारी नीतियाँ कतई न थोप सके। राष्ट्रवाद की सर्वोच्च विधिक अस्त्र। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। राष्ट्र जब अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को विधिक रूप देना चाहता है तो वह संपूर्ण विश्व के सामने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार का दावा पेश करता है। इसका सीधा पारिभाषिक अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र को यह संप्रभु विधिकरी का अधिकार प्राप्त है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना राष्ट्र राज्य गठित कर सके और अपनी नीति का निर्धारण स्वयं कर सके। इसी अधिकार के बल पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों गुलामों देशों ने यूरोपीय गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की संप्रभु विधिक घोषणाएं
की, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। एक संस्कृति एक राज्य, वन कल्चर वन स्टेट के मॉडल की विकराल चुनौतियाँ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह माना गया कि यदि प्रत्येक विश्व सांस्कृतिक या भाषाई कबीले को उसका अपना एक स्वतंत्र राज्य सौंप दिया जाए तो विश्व की सभी सीमाएं पूरी तरह शांत हो जाएंगी। परंतु इस एक संस्कृति राज्य के पूंजीवादी बहुसंख्यकवादी मॉडल ने दुनिया को निम्नलिखित 3 विकराल प्रकट संकटों के दलदल में धकेल दिया। सीमाओं का खूनी पुनर्गठन व विस्थापन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सिद्धांत के आधार पर यूरोप का नक्शा बदला गया तो रातों रात लाखों नागरिकों ने अपने ही घरों में विदेशी या अवैध घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। सीमाओं के इस हिंसक बदलाव के कारण करोड़ों इंसानों का बर्बर विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक नरसंहार भड़क उठे। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय इतिहास का सबसे खूनी दंगा देखने को मिला था, जिसने हमारी अखंडता को गहरे घाव दिए। बहुसंख्यकवादी दमन व जातीय संहार। कोई भी राष्ट्र राज्य पूरी तरह समरूप एक जैसा कतई नहीं हो सकता। उसके भीतरी अंगों में हमेशा कोई न कोई लघु सांस्कृतिक या अल्पसंख्यक वर्ग मौजूद रहता है। जब भारत सरकार केवल बहुसंख्यक समाज की संस्कृति और धर्म को ही राज्य का एकमात्र कानून घोषित कर देती है तो अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। जैसे हमने कोसोवो में सर्ब सेना द्वारा अल्बानियाई अल्पसंख्यकों के विध्वंस, जातीय नरसंहार और श्रीलंका के सिहली बहुसंख्यकवाद के क्रूर साक्ष्यों में देखा है, जिससे वहाँ भयानक गृह युद्ध में भड़का अलगाववाद का अनवरत अंतहीन चक्र। आज दुनिया का प्रत्येक छोटा सा भारतीय भाषाई कबीला बंदूक के दम पर अपने लिए एक सर्वथा पृथक संप्रभु देश की मांग यानी अलगाववाद कर रहा है। जैसे कनाडा में क्यूबेक वासियों का संघर्ष या स्पेन में बास्क कबीले का हिंसा। तो कनाडा में कौन है? क्यूबेक वासी, और स्पेन में बास्क कबीला हिंसा कर रहे हैं। यदि हर कबीले को यह देश दिया गया तो संपूर्ण विश्व हजारों भीतरी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अतः समकालीन दौर में एक संस्कृति एक राज्य का सिद्धांत पूरी तरह अप्रासंगिक और दमनकारी सिद्ध हो चुका है। राष्ट्रवाद का विरोधाभास, जोड़ने वाली बनाम तोड़ने वाली सीमाएं। राजनैतिक व सामाजिक आयाम, राष्ट्रवाद को जोड़ने वाला चेहरा और राष्ट्रवाद को तोड़ने वाला चेहरा। सामाजिक प्रभाव क्या है? जोड़ने वाले देखते हैं, राष्ट्रवाद को जोड़ने वाला। यह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के भीतरी अविश्वास को मिटाकर एक साझी अखंड राष्ट्रीय एकता स्थापित करता है। वही तोड़ने वाला चेहरा क्या है? यह समाज को हम और वे, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के संकीर्ण खानों में विभाजित कर सांप्रदायिक नफरत फैलाता है। ऐतिहासिक भूमिका, इसने अत्याचारी औपनिवेशिक साम्राज्यों, गुलामी के खिलाफ क्रांतिकारी जन आंदोलन लड़कर स्वतंत्रता सुलभ कराई है। वही राष्ट्रवाद को तोड़ने वाला चेहरा क्या है? इसके चलते साम्राज्यवादी देश के भीतर अंध राष्ट्रवाद भड़का, जिससे प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाएं पैदा हुई। वही विविधता के प्रति रुख, राष्ट्रवाद को जोड़ने वाले। यह बृहत भौगोलिक विविधताओं को संविधान और कानून के शासन के भीतरी आवरण में एक साथ पिरो देता है। वहीं राष्ट्रवाद को तोड़ने वाला चेहरा क्या है? यह लघु संस्कृतियों, जनजातियों और प्रवासियों को विदेशी घुसपैठिया घोषित कर शरणार्थियों का विकराल वैश्विक संकट पैदा करता है। संकीर्ण राष्ट्रवाद की अमर दार्शनिक समालोचना, रविन्द्रनाथ ठाकुर का विजन। मुख्य परीक्षा के निबंध पत्र तथा नीति शास्त्र के खंडों के लिए यह इस पूरे अध्याय का सबसे अमूल्य, केंद्रीय और सर्वोच्च वैचारिक मील का पत्थर है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय मनीषी रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें टैगोर के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण ब्रिटिश मॉडल वाले राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे। टैगोर को यह गहरा दार्शनिक खौफ था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के नाम पर पश्चिम की प्रत्येक वैज्ञानिक चेतना को पूरी तरह खारिज कर देने की यह संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच यहीं तक सीमित रहने वाली नहीं है। यह आगे चलकर अपने ही देश के भीतरी अंगों में मौजूद ईसाइयों,
यहूदियों, पारसियों और इस्लाम समेत तमाम विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक और हिंसक बन जाएगी। विजन विश्वजनीन मानवता यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का अमर संदेश। टैगोर का यह प्रसिद्ध मत था कि देशभक्ति या राष्ट्रवाद हमारा अंतिम दार्शनिक आश्रय कतई नहीं हो सकता। मेरा अंतिम आश्रय केवल विश्वजनित मानवता यानी ह्यूमनिज्म है। मैं हीरे की कीमत पर कांच यानी संकीर्ण राष्ट्रवाद खरीदने से साफ मना करता हूँ। टैगोर के अनुसार भारत की असली संप्रभुता और उसकी आलीशान विरासत यह है कि उसने सदियों से दुनिया भर की संस्कृति और विचारों का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने भीतरी अंगों में समाहित किया है। अतः हमें सीमाओं की संकीर्णता को लांघकर वैश्विक मानवतावाद की अखंड नींव रखनी होगी, जो भारतीय दर्शन के वसुधैव कुटुम्बकम के मूल दर्शन को प्रखरता प्रदान करती है। आधुनिक समाधान लोकतांत्रिक व समावेशी राष्ट्रवाद। एक संस्कृति, एक राज्य के दमनकारी बहुसंख्यकवादी मॉडल की विफलता के बाद आधुनिक न्यायशास्त्र के राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को जीवित रखने के लिए एक सर्वथा नवीन मार्ग खोजा है, जिसे लोकतांत्रिक व समावेशी राष्ट्रवाद कहा जाता है। समावेशी राष्ट्रवाद के भीतरी 3 अनिवार्य विधिक नियम क्या क्या हैं? संविधान और कानूनों का शासन सर्वोपरि है। राज्य की राजनीतिक व विधिक सत्ता पर किसी एक धार्मिक या जातिगत बहुसंख्यक समुदाय का एकाधिकार कतई नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में देश का प्रत्येक वीआईपी हो या साधारण नागरिक पूरी तरीके से बराबर है। अनुच्छेद 14 के तहत अल्पसंख्यक संस्कृतियों को पूर्ण विधिक सुरक्षा संरक्षण सुलभ हो। अल्पसंख्यक जो कि यह दृढ़ साझा भरोसा दिलाया जाए कि अल्पसंख्यकों को कि बहुसंख्यक समाज बंदूकों के दम पर उनकी भाषा, लिपि और धार्मिक आज़ादी को कतई कुचल नहीं सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 इसी सुरक्षा का स्वर्णिम साक्ष्य है। शक्तियों का कड़ा विकेंद्रीकरण, संघवाद स्थापित हो। प्रांतीय राज्यों और स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज को स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन प्रचुर मात्रा में सौंपे जाए ताकि समाज का कोई भी अंग स्वयं को व्यवस्था से पूरी तरह अलग थलग या हास्याकृत महसूस न करे। जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को संप्रभु भाग्य विधाता मानेगा, तभी राष्ट्रवाद वास्तविक रूप से सफल, जीवंत और अटूट बना रहेगा। अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम और तिथियां देखेंगे हम लोग अभी। महान मनीषी रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरों के खिलाफ विश्वजनीन मानवतावादी का अमर दार्शनिक संदेश देने का कब दिया गया था? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर था वो। यूगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत में बहुसंख्यक सार्ब सेना द्वारा राष्ट्रवादी घमंड में आकर अल्बानियाई अल्पसंख्यकों के विभत्स सांप्रदायिक जातियों के कत्लेआम का काला वर्ष कब रहा है? 1994 से 99 का ईस्वी में। यह संकीर्ण राष्ट्रवाद का क्रूर साक्ष्य है। भारतीय संसद द्वारा विकेंद्रीकरण की नींव रखने वाले व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने वाले ऐतिहासिक 73वें व 74वें संविधान संशोधन का वर्ष 1992 रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मुकदमे में प्रदूषण मुक्त हवा जल अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने का वर्ष है 1991। ये तो पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं।